स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल में। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को बहुत डिटेल में जाना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग को हमने समझा कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पर जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। किसको? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यह तय कैसे होगा, यह डिसाइड कैसे होगा। मतलब अभी तक तो हमने क्या किया था, अभी आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो तो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें NaCl मोल्टन फॉर्म में था और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था। तो बहुत सिंपल था, सोडियम हमको मिला था सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पे और क्लोरीन गैस हमें मिली थी एनोड पे। और जाहिर सी बात है जो मेटल्स होंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो कैथोड पे मिलेंगे क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं और रिडक्शन कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपको जनरली एनोड पे मिलते हैं क्योंकि वो खुद एनायंस होते हैं और एनोड पर जो होता है वो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये जनरल बात है। लेकिन ये जनरल केस तो तब आएगा जब हमने सिंपल इलेक्ट्रोलाइट ले रखा हो। सिंपल बोले तो जैसे सिर्फ NaCl ले रखा था, मोल्टन स्टेट में था तो कोई और आयंस के होने की संभावना नहीं थी। लेकिन मान लो NaCl को ही आप पानी के साथ ले लेते तो क्या पानी के आयन सब इन्वॉल्व नहीं होते? पानी के पास भी आयंस होते हैं। NaCl में आयंस तो है Na+ और Cl-। पानी के पास आयंस नहीं है क्या? H+ और OH-। उनके पास भी आयंस हैं। तो भैया हो सकता है कि Na+ जो हमारा कैटायन जिसको हम मान रहे हैं वो H+ भी तो वहां पर कैटायन मौजूद हो सकता है उसके साथ, और जो कि होगा भी, पानी है तो होगा भी। तो फिर कैथोड की तरफ कौन जाएगा, Na+ की H+? अब कई लोग बोलेंगे सर दोनों चले जाएंगे, दोनों पे प्लस चार्ज है। लेकिन कैथोड तो पहले उसको ही रिड्यूस करेगा जो पहले उस तक पहुंच जाएगा। भैया रेस है, Na+ और H+ में रेस लगी हुई है, तो रेस में जो पहले जीत जाएगा ट्रॉफी उसी को मिलेगी। तो कैथोड ने बोल दिया तुम लोग Na+ तुम भी कैटायन हो, H+ तुम भी कैटायन हो, जो मेरे पास पहले पहुंच जाएगा रेस वो जीतेगा। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि रेस कौन जीतेगा? मतलब मेरी बात समझ रहे हो? यही सेम चीज एनोड पे भी होगी क्योंकि अगर NaCl में Cl- एनायन है तो H2O में OH- भी एक एनायन बैठा हुआ है, वो भी जाएगा और वो भी अपने आप को क्या कर सकता है, एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो किस आयन का, किस स्पीशी का होगा, वो तय करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। और यह तय कैसे होगा? यह तय होगा 3 फैक्टर्स के दम पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो इन 3 फैक्टर्स पे चलता है। सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। पहला है E0 रिडक्शन वैल्यू पे चलता है। मतलब E0 रिडक्शन वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी हर एक स्पीशी की, और उस आधार पर हम बताएंगे कि अच्छा ये वाला रेस जीत जाएगा और ये वाला रेस हार जाएगा। E0 रिडक्शन वैल्यू पर कैसे चलेगा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक। सेकंड, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी चल सकता है। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन है वो भी डिपेंड करता है कि भैया वो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है कि कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है। डाइल्यूट होगा तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और पानी की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगी तो पानी के आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी निर्भर करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और किस किस्म की इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। आप जो कैथोड और एनोड बना रहे हो वो इलेक्ट्रोड्स कैसी हैं? क्या वो इनर्ट है? इनर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं? अगर हां तो फिर भैया वो इलेक्ट्रोड्स भी इन्वॉल्व होंगी, और प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम सोच रहे थे बनना चाहिए वो शायद कुछ और प्रोडक्ट बना ले, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, या तो कैथोड की तरफ रिडक्शन में या एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन में, कहीं तो वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो फिर प्रोडक्ट कुछ और भी मिल सकता है। तो वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, E0 रिडक्शन वैल्यू,
इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, इन तीन फैक्टर पर चलता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ई नॉट रिडक्शन वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप। तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहला फैक्टर जिसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। तो जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले इस टॉपिक को बताने से पहले मैं कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं। नोट क्या है? देखो, कैथोड वो चीज होती है जहां पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर याद रखना हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो ये बात तो सबको क्लियर है, बहुत पहले से ही देखते आ रहे हो कि कैथोड वो जगह होती है जहां पर रिडक्शन होता है, यानी कि लोग बार जो भी स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो अपने आप को रिड्यूस करती है, जो कि हमेशा याद रखना कैथोड पर होता है। तो बढ़िया बात है भैया, कैथोड पर रिडक्शन होगा। लेकिन अगर दो लोग हैं रिड्यूस होने के लिए, मतलब दो दावेदार हैं, जो कि होंगे अब, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब दो दावेदार है, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मान लेता हूं दो दावेदार है, यानी कि दो किस्म के कैटायन है। एक मान लो A+ है और एक मान लो B+ है। एक A+ है और एक B+ है, ये दो कैटायन है, और ये दोनों दावेदार है कैथोड पर जाने के लिए, और दोनों दावेदार है रिडक्शन अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन कैथोड बोलता है भैया तुम दोनों में से मेरे पास जो पहले पहुंच गया, मेरे पास जो पहले पहुंच गया, मैं उसको पहले रिड्यूस कर दूंगा। ऐसा कैथोड बोलता है। हमने कहा यार इन दोनों में पहले कौन पहुंचेगा, तो इन दोनों में रिड्यूस होने के लिए कैथोड के पास पहले वो पहुंचेगा जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होगी। भैया सिंपल सी बात है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि जिसको ज्यादा भूख होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो जल्दी दौड़ेगा। वो इसलिए दौड़ेगा क्योंकि उसको भूख लगी है भैया, वो इलेक्ट्रॉन खा लेगा जल्दी से। तो वो इन दोनों की भूख पे निर्भर करेगा, मतलब इन दोनों की रिड्यूस होने की क्षमता पे निर्भर करेगा, यानी कि इन दोनों के ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पे निर्भर करेगा। किस पर? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। जाहिर सी बात है, जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, A+ और B+ में जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो कैथोड पर जाकर खुद को रिड्यूस करेगा। बात खत्म। मान लो A का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है X, मान लो थोड़ी देर के लिए, और B का रिडक्शन पोटेंशियल है Y, और मैं लिख देता हूं कि X इज मोर देन Y। वैल्यू वाइज अगर देखा जाए वैल्यू में, तो X बड़ी वैल्यू है और Y छोटी वैल्यू है, मतलब एक पॉजिटिव का रिडक्शन वैल्यू B पॉजिटिव के रिडक्शन वैल्यू से ज्यादा है। तो फिर A+ की रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो A+ सबसे पहले कैथोड पे भग जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। सो आई कैन क्लियरली राइट A+ विल रिड्यूस प्रेफरेंशियली, A+ will reduce preferentially because of having higher E naught reduction values, because of having higher E naught reduction value। तो जिसकी भी E naught reduction value ज्यादा होगी वो प्रेफरेंशियली अपने आप को कैथोड पे जाकर रिड्यूस कर लेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि A का पॉजिटिव का रिडक्शन X था, B पॉजिटिव का रिडक्शन वैल्यू Y था, और X की वैल्यू ज्यादा है Y से, मतलब A+ का रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है, तो A कैथोड पर जाकर प्रेफरेंशियली रिड्यूस करेगा। सर B+ का क्या होगा? ये कैथोड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सर ये क्या होगा? ये वही नमक का जो पानी बना हुआ था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी में तैरता रहेगा। तो B+ वहीं वहीं घूमता रहेगा, तो B+ अपने आपको जाकर रिड्यूस नहीं करेगा।
अगर बी प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता, मान लो होता, तो फिर बी प्लस जीत जाता रेस, मतलब बी प्लस कैथोड पे चला जाता और रिड्यूस हो जाता, फिर ए प्लस नहीं पहुंचता और ए प्लस नीचे तैरता। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा, बात खत्म। ऊपर स्टार बनाकर लिख लो, हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एट कैथोड। हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू रिड्यूस एट कैथोड। खत्म। ये अभी कैथोड की बात बताइए, अभी मेरे को एनोड की बात भी बतानी है, मैं बताता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आगे चलते हैं, कंसेप्ट को और समझते हैं डिटेल में। और अब मैं आपको बताता हूं एनोड की बात। एनोड क्या है चीज है? सर एनोड वो जगह है, वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो सर, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़िया बात है। तो एनोड वो जगह है जहां ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कोई स्पीशी आती है और वह आसानी से अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो यहां पर, और वो ऑक्सीडाइज होंगे। लेकिन मान लो एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए भी हमारे पास दो दावेदार हैं। कौन है? दो दावेदार हैं। और दावेदार को क्या बोलेंगे? एनायंस बोलेंगे, क्योंकि एनोड पर जो भाग सके वो एनायंस होते हैं। तो भाई साहब मेरे पास दो एनायंस हैं। सपोज मेरे पास है एक X माइनस और दूसरा है Y माइनस। एक है X माइनस और दूसरा है Y माइनस। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन का भंडारा है, जिसको वो निकालना चाहते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो इसीलिए वो पॉजिटिव रॉड यानी कि एनोड के पास भागेंगे और वहां पर ऑक्सीडाइज करेंगे, अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन दोनों में एनोड बोलेगा दोनों में से कोई एक को ही मैं ऑक्सीडाइज करूंगा। हमने पूछा किसको करेगा? बोला जो मेरे पास पहले पहुंच जाएगा। हमने कहा तेरे पास पहले कौन पहुंचेगा? तो इनके पास, एनोड के पास पहले कौन पहुंचेगा X माइनस की Y माइनस, वो इनकी निर्भर करती है ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू से। किस वैल्यू से? ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू से। क्योंकि ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब किसी भी स्पीशी की ऑक्सीडाइज होने की खुद की क्षमता क्या है, ये वो पोटेंशियल है। और जाहिर सी बात है जिस स्पीशी की खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिस स्पीशी की खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ज्यादा होगी वो स्पीशी खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगी एनोड पे। तो वो स्पीशीज जो खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकती हैं वो स्पीशीज होती हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो इन दोनों में जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एनोड पे सबसे पहले वो पहुंच जाएगा और एनोड पे पहुंचते ही खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। बात खत्म। एनोड पे पहुंचते ही खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट्स इट। लेकिन क्या हम वैल्यूज को ऑक्सीडेशन क्षमता के आधार पर देखते हैं? मतलब हम जो वैल्यूज अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जगह जगह हमने अलग अलग वैल्यूज की बात करी, वो सारी वैल्यूज कौन सी थी? क्या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज थी या वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज थी? वो कौन सी वैल्यूज थी? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज थी। तो क्या हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज के दम पर चलना चाहिए क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आप कहीं दोगे नहीं, तो फिर हमें कौन सी वैल्यूज को ध्यान देना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए रिडक्शन वैल्यूज को। तो एक काम करता हूं, मैं यही बात, एनोड वाली बात रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बता देता हूं। अब मेरी बात को समझना, अभी मैंने क्या कहा? जिसकी ऑक्सीडेशन करने की खुद की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, वो रेस जीत जाएगा, एनोड पे पहुंचकर ऑक्सीडाइज कर लेगा। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वैल्यू का होगा, इसका मतलब यह भी तो हुआ कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वैल्यू का होगा। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम केसेस उल्टे कर लेते हैं, हम लिख देते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने यहां लिख दिया एक जगह रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट, ये भी हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट। और अब केस उल्टा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा।
और जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा पहले वो रेस जीत जाएगा, मतलब एनोड पर सबसे पहले वही पहुंच जाएगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। खत्म बात। तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा है, लेकिन मैं ऑक्सीडेशन की बात बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मैं सारी बातें रिडक्शन के टर्म्स में बोलूंगा। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो रेस जीत जाएगा और एनोड पे पहुंचकर वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम भी होगा तो चल जाएगा। तो एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? अब मान लेते हैं कि भैया इसकी वैल्यू है यू, कोई भी नंबर हो सकता है ये, और इसकी वैल्यू है वी, और लिख देता हूं u इज मोर देन v, u इज मोर देन v, मतलब u का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि इसका खुद का रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा है, तो फिर ऑक्सीडाइज करने की क्षमता कम हुई, और v की रिड्यूस होने की क्षमता कम है क्योंकि v कम है u से, तो v की रिड्यूस करने की खुद को क्षमता कम है, मतलब एज कंपेयर टू जो ये था u वाली वैल्यू, उसके मुकाबले वो खुद को अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो v के करस्पॉन्डिंग जो भी स्पीशी होगी वो खुद को एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज करेगी। कौन सी स्पीशी है? y माइनस, तो y माइनस खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सो y माइनस विल प्रेफरेंशियली गेट्स ऑक्सीडाइज at anode because of having lower E naught reduction values, खत्म बात। क्योंकि इनके पास E naught reduction values कम होंगे, और E naught रिडक्शन मतलब E naught ऑक्सीडेशन ज्यादा, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, ये बात तो पता है ना। E naught रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या रिलेशन है दोनों के बीच का? भैया दोनों अपोजिट है। E naught ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E naught रिडक्शन, मतलब सिर्फ वैल्यू वाइज सेम है, साइन वाइज अपोजिट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि माइनस लग जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पहले से कम था वो रिडक्शन ज्यादा कर लेगा, और ऑक्सीडेशन अगर ज्यादा था तो रिडक्शन कम हो जाएगा उसका। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसके लिए एक और स्टार बनाकर ऊपर लिख सकते हो, लोअर द E naught रिडक्शन वैल्यूज हायर द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड, लोअर द E naught रिडक्शन वैल्यूज हायर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड। क्लियर है? तो आपके दो स्टार बन गए होंगे, एक हायर द रिडक्शन वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एट कैथोड, lower the reduction value, higher is the tendency to get oxidized at anode। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पर जाकर अपने आप को रिड्यूस करेगा, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो अपने आप को जाकर एनोड पर ऑक्सीडाइज करेगा। दोनों आयंस लेकिन अलग अलग होंगे, केटायंस अलग जाएंगे, एनायंस अलग जाएंगे, ये बात याद रखना। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल से कंसेप्ट भी समझा देता हूं, लेकिन पहले आप इन कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर दूंगा, स्क्रीनशॉट लो आप। अब आगे बात करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल मेरे पास है NaCl एक्वस का, जिसको आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी और डिसोसिएट हो गया Na प्लस एक्वस में। या एक्वस पे ध्यान रखना, कई बच्चे स्किप कर देते हैं, और Cl माइनस एक्वस पे। एक्वस पे ध्यान देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बार बार कि एक्वस पे ध्यान देना? क्योंकि तुम्हें लगा कि NaCl के टूटने पर एक्वस मीडियम में सिर्फ NaCl के आयन Na और Cl के आयन सी मिले, यानी कि तुम्हें लगा कि Na प्लस और Cl माइनस के आयंस मिले, लेकिन मैं जानता था यह बात क्योंकि एक्वस है मतलब पानी भी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी तुमने NaCl को दी है वो इलेक्ट्रिसिटी पानी को भी तो दी होगी। नमक के पानी में तुम ये थोड़ी ना कर सकते हो कि बिजली जो है वो सिर्फ नमक को मिले और पानी को ना मिले, पानी को भी तो मिलेगी। तो जिस तरीके से NaCl बिजली को ग्रहण करके टूट गया, वैसे ही पानी भी तो बिजली को ग्रहण करके टूट सकता है। और मैं बिजली नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग कहीं अलग ही निकल जाओगे, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोल देता हूं। तो अपन वापस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो H2O टूटेगा तो किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो एक बन जाएगा H प्लस आयन और एक बन जाएगा OH माइनस आयन। तो आप पहले सोच रहे थे
कि कैटायन सिर्फ एक ही होगा, कौन, Na+, लेकिन एक और कैटायन जुड़ गया H+। दो दावेदार हो गए, दो दावेदार हो गए कैटायन के, मतलब कैथोड पे भागने के लिए। आप पहले सोच रहे थे एनायन सिर्फ एक ही होगा, कौन होगा सर, Cl-, लेकिन Cl- के अलावा एक और जुड़ गया, कौन जुड़ गया, OH- भी। तो ये भी अब दो दावेदार हो गए, दो एनायंस हो गए एनोड पे भागने के लिए। तो अब आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब अब बताओ कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। तो यह बताया जाएगा इनके अंदर के ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज के दम पर, मतलब आपको चारों का ई नॉट रिडक्शन पता होना चाहिए। अगर आप ये चारों ई नॉट रिडक्शन को देखोगे और कंपेयर करोगे तो जो मैंने आपको ऊपर स्टार बना के पॉइंट्स लिखवाए उन पॉइंट्स का पालन करते हुए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। बात कर लेते हैं एट कैथोड। सबसे पहले मैं कैथोड पे रिएक्शन देख रहा हूं जहां क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो जगह है जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कौन दावेदार है, Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Na सॉलिड बना लेगा। ई नॉट रिडक्शन वैल्यू देखो, मजेदार वैल्यू है, -2.72 वोल्ट, -2.72 वोल्ट। ये ई नॉट रिडक्शन वैल्यू है, माइनस में है, ठीक है, देख लेते हैं। H+ अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो यह बात तय है कि वो आधा हाइड्रोजन गैस, आधा मोल हाइड्रोजन गैस, मतलब एक्चुअली 2 H+ आते हैं और 2 H+ मिलकर H2 गैस बना लेते। तो ये H+, अच्छा ये H+ कहां से आया, याद रखना ये H+ वाटर के सोर्स से ही आया है, इससे ही आया ये H+, ये H+ रहा। तो ये जो H+ है ये वाटर सोर्स से ही आया है, तो वाटर के ही सोर्स से ये H+ आया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि वो शी पढ़ के आया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसमें यह कहा गया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शून्य होता है। वो किसी में भी आए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शून्य होता है, भले वो भी पानी के रूप में आ रहा है। तो मैंने लिख तो दिया H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, हालांकि ये रिएक्शन में पानी के रूप में लिखूंगा तो वो मैं रिएक्शन नीचे बता रहा हूं, नीचे लिखिए पानी की रिएक्शन। लेकिन पानी में कौन सा हिस्सा रिड्यूस होने की कोशिश कर रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस होने की कोशिश कर रहा है। तो पोटेंशियल पानी का होगा कि पोटेंशियल हाइड्रोजन का होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का हाइड्रोजन का होगा, याद रखना। हम सीधे उस स्पीशी के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे जो असलियत में रिड्यूस हो रही है। यहां पानी हो रहा है लेकिन पानी का कौन सा हिस्सा, H+ रिड्यूस हो रहा है, तो यहां हम H+ का रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चा बच्चा जानता है कि 0.00 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.00 वोल्ट। आपके सामने दो वैल्यूज लिखी है, एक -2.72, एक 0.00 वोल्ट। मेरे को बताओ ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 0.00 वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस में है ना। तो रेस कौन जीत गया, हाइड्रोजन चच्चा रेस जीत गए। रेस कौन हार गया, नाइट्रोजन अंकल रेस हार गए। क्यों, सॉरी सोडियम अंकल रेस हार गए, नाइट्रोजन मुंह से निकल गया, सोडियम अंकल रेस हार गए। सोडियम अंकल क्यों रेस हार गए, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, मतलब उनकी रिड्यूस होने की क्षमता कम थी, मतलब कोई इच्छा ही नहीं थी उनकी रिड्यूस होने की। जबकि उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की इच्छा ज्यादा थी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 था, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं था। तो इसलिए हाइड्रोजन पहुंचेगा कैथोड पर, जाकर खुद को रिड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस में तब्दील कर लेगा। तो हाइड्रोजन गैस में तब्दील कर लेगा। सो द रिएक्शन विद द हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन इज प्रेफर्ड, और वो अपने आप को हाइड्रोजन गैस बना लेगा। बट रिएक्शन किसकी होगी, वाटर की, तो आपको लिखना तो वाटर की पड़ेगा। अब वाटर में कौन होते हैं, H+ और OH-, तो OH- एज इट इज रह जाएंगे, H+ खुद को क्या कर लेंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आधा H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे और OH- रिलीज कर देंगे। तो ये एक्चुअली एक H2 मॉलिक्यूल बनता, लेकिन अपन एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये आधा H2 बनेगा और एक OH- निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये H और OH- है, तो OH- एज इट इज रह गया और H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और खुद को H में कन्वर्ट कर लिया। H को मतलब हाइड्रोजन गैस बनकर रहेगा जो आधा मोल बनेगा, जिसको आप H बोल सकते हो। तो ये आधा मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये OH- एज इट इज रह जाएगा। तो ये OH- आपका एक्वस फॉर्म में रह गया। कैथोड पे समझ में आया कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। क्या किया हमने देखा सोडियम प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करा करके तुम्हारी क्या रिडक्शन क्षमता है, और H+ को इलेक्ट्रॉन गेन करा करके तुम्हारी क्या रिडक्शन क्षमता है। ये जो H+ ये अलग से नहीं मिलेगा, ये वाटर के अंदर ही होगा, इसलिए मैंने बाद में वाटर वाली रिएक्शन ही लिखी है।
तो आपके यही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, यहां बस दिखाया है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल को, क्योंकि एक्चुअली गेन तो हाइड्रोजन ही कर रहा है, तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको हाइड्रोजन का देना पड़ेगा। और बच्चा जानता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन सोडियम का माइनस में होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा और खुद को रिड्यूस करेगा। अभी एनोड की बात बची है, NaCl में अभी Cl माइनस और OH- ये जो रह गया है, इनकी बात बची है, जो एनायंस बनकर एनोड की तरफ भागेंगे, लेकिन इनमें से कोई एक ही रेस जीतेगा। कौन रेस जीतेगा मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैथोड के बारे में जो हमने डिस्कशन देख लिया। अब यही बात हम एनोड के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब एनोड के लिए आप देखो, एट एनोड दो दावेदार हैं, कौन कौन है? एक है Cl-, क्योंकि एनोड पर आपका एनायन होगा, और एनायन कौन कौन से हैं? NaCl जब एक्वस आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया उसका, तो एक है Cl- और एक है OH-। अब तय ये करना है कि कौन पहले रेस पे जीतेगा। तो अब देखो, अगर Cl- पहले पहुंच जाता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इधर देखते चलो मेरी बात को, वो कन्वर्ट होगा Cl में। Cl क्या करेगा? एक और Cl- के आने का वेट करेगा, ये भी Cl बनाएगा, और दोनों मिलकर Cl2 गैस बना लेंगे। तो ये होगा क्लोरीन के साथ, मतलब एनोड से निकलेगी क्लोरीन की गैस, अगर Cl रेस जीतता है तो। गौर करने की बात है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। H2O में कौन है जो रिड्यूस करेगा खुद को? वो है OH-। अब देखो, ये OH- अकेला नहीं है, पानी के अंदर ही है, तो हमें रिएक्शन जब लिखनी है तो पानी के साथ की लिखनी है, इसलिए मैंने जो रिएक्शन लिखी है वो वाटर के साथ की लिखी है। लेकिन मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली अपने आप को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? OH- करेगा, तो हम OH- की बात करते हैं। तो यहां पर कौन करेगा खुद को ऑक्सीडाइज? OH-। और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद को OH में कन्वर्ट करेगा। ये OH में से ऑक्सीजन गैस जो होगी वो लिबरेट होगी, क्योंकि H जो होगा वो H+ जो बना हुआ है उसके साथ चला जाएगा। मतलब यहां कहना ये चाहता हूं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और वो भी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और ये कंप्लीट रिएक्शन होगी जो होगी कहां पर? एनोड पर, और ऑक्सीजन गैस वहां से रिलीज होगी। क्लियर हो गया? गौर करने की बात यह है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.23 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि 1.36 वोल्ट और एक है 1.23 वोल्ट। और एनोड में कहानी यह होती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रेस पहले वो जीतेगा, क्योंकि वो पहले खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो पहले रेस वो जीतेगा। इसका मतलब 1.23 वोल्ट कम है, तो रेस किसको जीतनी चाहिए? वाटर के आयन को, मतलब O2 रिलीज होना चाहिए कहां से? एनोड से, अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। और ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का कम है, तो ऑक्सीजन अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस एनोड से निकलनी चाहिए। अब मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं निकलनी चाहिए? क्योंकि होता क्या है बच्चों, निकलती नहीं है, निकलती तो क्लोरीन गैस ही है। अब इसका मतलब क्या हमारा कंसेप्ट गलत है? नहीं 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 नहीं, कंसेप्ट सही है। वो तो इनफैक्ट हुआ क्या कि इस एग्जाम्पल में कोइंसिडेंटली एक और कंसेप्ट जुड़ गया, सिर्फ इस एग्जाम्पल में। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है ओवर पोटेंशियल का। क्या होता है ओवर पोटेंशियल? सुनो मेरी बात। दोनों आयंस जा रहे हैं एनोड की तरफ अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए। दो आयंस कौन कौन से? एक जा रहा है Cl-, दिस इज Cl-, और एक जा रहा है खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए OH-। लेकिन होगा क्या पता है? दोनों की चाल बड़ी धीरे होगी, दोनों की चाल बड़ी धीमी होगी। मतलब Cl- भी जा रहा है और OH- भी जा रहा है, जिसमें से OH- के रेस जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है रेस वो जीतता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दोनों बड़ी धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से तेज कौन जा रहा है? OH-। लेकिन एक रिलेटिव हम देखें अपने आप से कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो जल्दी चाहिए, तो उससे वो क्या बहुत धीरे जा रहे हैं। और OH- वैसे भी धीरे जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया दो एटम्स मिलकर जा रहे हैं, जबकि Cl तो अकेला है। अब खुद सोचो, दो आदमी मिलकर भागेंगे और एक आदमी अकेला भागेगा, तो तेज कौन भागेगा? एक आदमी भागेगा तेज।
दो आदमी मिल एक दूसरे का हाथ पकड़े तो वो एक दूसरे के भरोसे चलेंगे तो तेज नहीं भाग पाएंगे। वो याद है बचपन में एक चेन गेम होता था, खेला है कि नहीं खेला है मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने, तुम्हारी जनरेशन ने खेला है कि नहीं खेला, बट हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग चेन का एक गेम खेलते थे। उसमें क्या होता था, एक बंदे से वो गेम शुरू होता था, जितने लोगों को वो टच कर देता था, आउट कर देता था, तो वो बंदे उसकी टीम में हो जाते थे और फिर वो लोग चेन बनाकर बाकी लोगों को आउट करते थे। तो उस गेम में अक्सर क्या होता था कि जब चेन एक या दो आदमी को भागना है तो वो जल्दी से बहुत सारे लोगों को आउट कराते थे। लेकिन जब धीरे धीरे आउट कर करके चेन बहुत बड़ी हो गई, 6-7 मेंबर की हो गई, तो फिर वो ज्यादा लोगों को आउट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि बड़ी चेन में दिक्कत ये होती है कि बड़ी चेन में आप आसानी से भाग नहीं पाते, क्योंकि 5-6-7 लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो वो भाग नहीं पाते आसानी से। और उनमें से कई लोग तो ऐसे होते थे, वो अपनी टीम के अपने मेंबर रहते, अपनी चेन के चेन तोड़ देते, और चेन तोड़ देते तो जो नॉन मेंबर से जो आउट नहीं हुए, जो अभी नॉट आउट हैं, वो आकर आपको गुद्दे मारते थे। फिर आपको पाले में वापस आना पड़ता था गुद्दे खाते हुए। फिर आप पाले में अगर पूछते थे चेन किसने तोड़ी है, ये बार बार वाला चेन कौन तोड़ देता है, ऐसा करते होगे, बचपनों की यादें हैं। तो ये जो चेन गेम होता था, इसमें जब ज्यादा लोग आते थे मेंबर चेन बनाने में, तो आप देखना रफ्तार कम हो जाती थी कम। उसकी वजह यही है, उसकी वजह एकमात्र ये थी क्योंकि ज्यादा लोग भागते तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो यहां दोनों ही धीरे भाग रहे हैं, उनके रफ्तार बढ़ाने के लिए हम एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाएंगे, मतलब एक छोटा सा सेल या एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करेंगे जो इनकी रफ्तार को बढ़ाने का काम करेगा। अब होगा क्या, जब वो एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड होगा तो वो वोल्टेज इस वैल्यू में भी ऐड होगा और वो वोल्टेज इस वैल्यू में भी ऐड होगा। लेकिन क्योंकि ये पहले से तेज भाग रहा था, क्योंकि इसकी लेस इन रिडक्शन वैल्यू थी, तो इस वैल्यू में जब वो वैल्यू ऐड होगी तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी बन जाएगी, मतलब ये वैल्यू मोर देन 1.36 वोल्ट बन जाए, और फिर ये ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा माना जाएगा, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। व्हाट इज ओवर पोटेंशियल? द एक्स्ट्रा वोल्टेज विच वी सप्लाइड इन ऑर्डर टू माइग्रेट द आयंस मोर क्विकली। सिंपल शब्दों में, the extra voltage which we supply to an electrolytic solution in order to migrate the ions more quickly। तो वो आयंस की वजह से जो वोल्टेज अपन हाई वोल्टेज देते हैं, वो वोल्टेज इस आयन में जो पहले से आगे बढ़ रहा था उसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें उतना ऐड नहीं होगा जितना इसमें ऐड होगा। जैसे ही ऐड होगा तो वैल्यू 1.36 को एक्सीड कर जाएगी और अब ये पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट अभी भी वही है कि जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम होगी वही अपने आप को एनोड पे ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब 1.36 छोटा हो जाएगा, और 1.36 छोटा हो जाएगा तो क्लोरीन माइनस रेस जीत जाएगा। तो क्लोरीन माइनस खुद को जाकर क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा और क्लोरीन गैस बना लेगा, और O2 गैस नहीं निकलेगी। ये वाला कंसेप्ट नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट लागू होगा। सो द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यूज ऑफ ई नॉट शुड बी प्रेफर्ड, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट समटाइम्स हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। और इसके ये केस वही समटाइम वाला केस है, हर बार नहीं चाहिए वो हायर वोल्टेज, कुछ ही समय में चाहिए वो, कुछ ही समय ये वो वाला केस है NaCl का एक्वस वाला। ठीक है, समटाइम्स हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यू टू ओवर वोल्टेज द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक्स प्लेस एट एनोड। सो ड्यू टू दिस ओवर वोल्टेज Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है, जो पहले तो बढ़ी हुई रहती है लेकिन एक्स्ट्रा वोल्टेज के बाद लगाने के बाद घट जाती है, और H2O का वोल्टेज जिसके अंदर ऑक्सीजन मेन है उसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। और जिसका वोल्टेज बढ़ गया एनोड पे वो रेस हारता है, कैथोड पे तो वो जीतता है लेकिन एनोड पे वो रेस हारता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज। ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज के दम पर ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये पहला फैक्टर था जो हमने यहां पर खत्म कर लिया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये था पहला फैक्टर जो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अलावा एक और फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर है वो है ये एक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपन इनका कंप्लीट कर लेते हैं। तो एट कैथोड क्या होगा, H2O होगा। एट कैथोड क्या होगा, H2O होगा, जो खुद को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और कौन सा पार्ट रिड्यूस करेगा, H+, और हाफ हाइड्रोजन गैस बना लेगा, हाफ मोल, और OH- रिलीज कर देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट था, जो कि ज्यादा था, क्योंकि इसके अलावा जो Na+ था उसका तो माइनस में था, इसलिए ये रेस जीतेगा। एनोड पे Cl- रेस जीतेगा।
पहले तो इसका पोटेंशियल ज्यादा था, लेकिन जब एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाया तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि इसके साथ वाले O2 का जो वाटर में प्रेजेंट था उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, और इसमें जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, तो Cl माइनस खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, आधा Cl2 गैस बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो अल्टीमेटली नेट रिएक्शन आप सबको ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, NaCl प्लस H2O विल गिव यू NaOH, क्योंकि Na प्लस और OH माइनस आयंस रेस हार चुके होंगे। इधर से कौन रेस हार जाएगा? Na प्लस रेस हार चुका होगा, ये नहीं पहुंचा। इधर से कौन रेस हार चुका है? इधर से OH माइनस रेस हार चुका है, जो नहीं पहुंचा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? खुद के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो Na प्लस प्लस OH माइनस मिलकर खुद को क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये खुद के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो ये बन गया NaOH, हाफ हाइड्रोजन गैस यहां से ये रिलीज हो गई, और हाफ Cl2 गैस यहां से ये रिलीज हो गई। क्लियर हो गया? ये जो OH माइनस है ये यहीं से जो H प्लस बचेगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और आपका Na प्लस बचेगा, सॉरी, उसके साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेगा। तो OH माइनस और Na प्लस रिएक्ट करके NaOH, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। ये प्रोडक्ट मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl के दौरान। और इसमें भी याद रखना, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो कैथोड पर होगी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो कैथोड पर होगी, और जो क्लोरीन गैस रिलीज होगी वो एनोड पर होगी। और ये जो आपका बचेगा ये इलेक्ट्रोलाइट नीचे बचेगा कंटेनर में, NaOH। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। ये पहला फैक्टर था जिस पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है। अभी भी 2 फैक्टर और बचे हुए हैं, बात करेंगे उनकी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा पहली चीज, ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकेंड चीज, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। कंसेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका कंसेंट्रेशन? अब इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन। अब जब देखो बच्चों, मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन की बात करता हूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में 2 केसेस आते हैं। या तो इलेक्ट्रोलाइट वाकई में कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में पानी कम होगा और जो सॉल्ट है वो ज्यादा होगा रिलेटिवली, और या फिर वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी बहुत ज्यादा है और जो एक्चुअल सॉल्ट है या उसके जो आयन है सॉल्ट के वो कम है। ये दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? मेरी बात को सुनो। पहला केस ले रहे थे डाइल्यूट H2SO4 का, ठीक है? अच्छा, दोनों चीजों में याद रखना, ये जो दोनों इफेक्ट्स होंगे ये आपके दोनों इफेक्ट्स किसी एक रॉड पर होंगे, जहां पर जनरली आप एनायंस को देखते हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। मतलब ये दोनों केसेस जो आएंगे ये जनरली एनोड पर होंगे, डिफरेंट। कैथोड पर तो सेम होंगे, मतलब कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनना है उससे उस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने आयंस लिए वो कंसंट्रेटेड लिए कि डाइल्यूट लिए। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल मैं केस लेता हूं H2SO4 का, आपको समझाता हूं। केस जैसे H2SO4 का ले लिया, तो एक बार आप लोगे कंसंट्रेटेड H2SO4, एक बार लोगे डाइल्यूट H2SO4। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 रहा तो H2SO4 के आयन ज्यादा है, तो ब्रेकडाउन होगा H प्लस और SO4 माइनस 2 में। इसमें ब्रेकडाउन होगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में। अगर डाइल्यूट हुआ तो फिर पानी का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि डाइल्यूट है मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो फिर वाटर विल टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस। H2SO4 फिर नहीं लेगा क्योंकि H2SO4 की संख्या कम है डाइल्यूट में, और डाइल्यूट में अगर ये हुआ तो ये बन जाएगा H प्लस और OH माइनस। क्लियर हो गया? दोनों ही सूरत में, यह है कंसंट्रेटेड की सूरत और यह है डाइल्यूट की सूरत, दोनों ही सूरत में कैटायन आपका एक ही है H प्लस, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। और कैटायन को कहां भागना है? कैथोड पे। तो मतलब कैथोड पर तो 110%, अगर H2SO4 का ही केस ले रहे हो तो 110% हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि H2SO4 आप कंसंट्रेटेड वाला ले रहे हो या डाइल्यूट वाला ले रहे हो, क्योंकि दोनों ही सूरत में H प्लस ही निकल रहा है एज अ कैटायन। तो कैथोड पर तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। जो प्रोडक्ट में चेंज होगा, जो भी प्रोडक्ट में चेंज होगा वो SO4 माइनस 2 और OH माइनस में से किसी एक के आने की वजह से होगा। इसीलिए ये दोनों, क्योंकि एनायंस हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे वो सिर्फ एनोड पे चेंजेस आएंगे,
किस पर आएंगे? सिर्फ एनोड पर। तो यह बात याद रखना, कंसंट्रेशन में अगर कैटायंस कॉमन है, यानी कि पानी डाइल्यूट फॉर्म में है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपने सॉल्ट भी ऐसा लिया जिसमें H+ ही कैटायन है, तो फिर कैथोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड लिया हो चाहे डाइल्यूट लिया हो। लेकिन अगर आप एनोड को देखोगे तो एनोड पे प्रोडक्ट अलग आएंगे, क्योंकि एनायंस दोनों केसेस में अलग हैं। अब हम पहले बात करते हैं डाइल्यूट की। तो डाइल्यूट में पानी क्योंकि ज्यादा है, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू 4H+ प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर एनोड पर कौन होगा? H2O अपने आप को क्या करेगा? H2O अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और H2O में भी कौन सा हिस्सा ऑक्सीडाइज करता है? ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो ऐसे भी रिड्यूस करना चाहता था, तो हाइड्रोजन तो पहली पानी से रिड्यूस हो गया, कौन बचा? OH- में। OH- पे भी माइनस किसके ऊपर है? O के ऊपर है, तो ऑक्सीजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और O- अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो देखो ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। दिस इज ऑक्सीजन गैस। और ये हम देख चुके रिएक्शन, नहीं है, पिछले केस NaCl में आप देख कर आए हो यहां पर। हालांकि ये होता नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो क्यों नहीं होता था? 1.23 वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाती थी, याद आ रहा है? एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाने से, तो ये वैल्यू नहीं करती थी अपने आप को ऑक्सीडाइज। लेकिन फिलहाल यहां पर आप जो लिखोगे वो ऑक्सीजन गैस लिखोगे, और ऑक्सीजन गैस खुद को क्या करेगी? यहां से लिबरेट होगी एनोड से, क्योंकि ऑक्सीजन गैस खुद को क्या करने वाली है? ऑक्सीडाइज करने वाली है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये डाइल्यूट केस है, वाटर के आयंस ज्यादा हैं, OH- के आयंस ज्यादा हैं, वो रेस जीत जाएंगे। और OH में से माइनस किस पे? O- पे। O- पर है, तो O- खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और O2 गैस बनाकर रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड होता तो फिर आयंस किसके होते? SO4- के होते। फिर आयंस किसके होते हैं? फिर आयंस होते हैं SO4- के, क्योंकि उसकी संख्या फिर ज्यादा होती कंसंट्रेटेड में। तो देखो SO4- अपने आप को क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। SO4- खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, H2OH- बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और इस समय पोटेंशियल वैल्यूज का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने कैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का ले लिया जो डोमिनेटिंग है। ये तब मैटर करता है जब भैया कंसंट्रेटेड डाइल्यूट शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, तब सिंपल आप NaCl एक्वस बोल दिया था, तो वहां पर आपने कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं बोला, तो वहां पर आप इनो डिडक्शन वैल्यूज पर ध्यान दोगे। यहां इनो डिडक्शन वैल्यूज का मतलब नहीं है, क्योंकि यहां बोल चुके हो, एक केस है डाइल्यूट का और एक केस है कंसंट्रेटेड का। कंसंट्रेटेड होगा तो SO4- ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा मतलब सल्फेट आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू OH- आयंस। तो फिर OH- रेस नहीं जीतेगा, सल्फेट आयन रेस जीतेगा, और सल्फेट आयन जैसी खुद को ऑक्सीडाइज करने एनोड पे जाएगा तो H2OH2- बना लेगा, ये बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। H2OH2- मतलब ये एक आयनिक स्पीशी है, और 2 इलेक्ट्रॉन खुद को निकालकर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जो कि एनोड पर होगा। क्लियर हो गया? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा एक और फैक्टर बचा हुआ है जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स की बात करोगे कि किस किस्म के इलेक्ट्रोड को आपको यूज करना है, वो मैं बताता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आते हैं तीसरे केस पे बच्चों, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कि किस किस्म की इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो, इलेक्ट्रोड 2 तरीके की हो सकती हैं। इलेक्ट्रोड समझ गए ना, कैथोड और एनोड जिस मटेरियल का बना है वो इलेक्ट्रोड। या तो वो इनर्ट मटेरियल की हो सकती है। इनर्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्ड, प्लैटिनम। ये लोग रिएक्ट नहीं करते। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले लो, गोल्ड की इलेक्ट्रोड ले लो, तो इनको मतलब ही नहीं है रिएक्शन में क्या हो रहा है। मतलब फिर रिएक्शन बाकी के 2 फैक्टर्स पे चलेगी, फिर ये फैक्टर आएगा ही नहीं कंसिडरेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोड ऐसी है जो रिएक्ट ही नहीं कर सकती, इनर्ट है, गोल्ड की बनी है, प्लैटिनम की बनी है तो। लेकिन फिर वही दूसरे केस में इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्टिव भी हो सकती है, मतलब खुद भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है। बिल्कुल रिएक्टिव हो सकती है, खुद भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो खुद भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तब वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बदलने की क्षमता रखेंगी, तब वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बदलने की मात्रा रखेंगी। इनर्ट केस में तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसमें पढ़ने का। देख लो, खुद ही देख लो। इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट और गोल्ड और प्लैटिनम, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट्स ओनली एज अ सोर्स ऑफ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का या फिर इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने का
यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी कि एक सिंक के समान, या इलेक्ट्रॉन को प्रदान करना यानी कि एक सोर्स के समान बिहेव करेंगे। इसके अलावा कोई और बिहेवियर वो नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर अब ये देखना है कि जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और कॉपर सल्फेट अगर डिप है, तो मेरी बात को समझो, यहां पर मैं केस ले रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव बनाई है, और इलेक्ट्रोड जब रिएक्टिव बनाऊंगा तो ध्यान से देखते हुए चलना, ये बना दी मैंने एक एनोड और ये बना दी एक कैथोड। मेरी बात को समझना, किस में डिप कर दिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, और ये रॉड्स खुद भी कॉपर की हैं, खुद भी कॉपर की हैं, ठीक है, और ये कॉपर की रॉड्स हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये पूरा पॉजिटिव है, यहां पर कैटायन आएगा यानी कि कैथोड, और ये एनोड यहां नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर एनायंस आएगा। दोनों कैथोड हो या एनोड हो, दोनों कॉपर की तरह बिहेव, कॉपर की रॉड है, क्योंकि इनर्ट होता तो कोई पर्पस ही नहीं था, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ये केस ही नहीं आता। अगर रिएक्टिव है यानी कि कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल तो अब रिएक्टिव हो गया ना, तो उसकी अगर रॉड हुई तो क्या हुआ? अब देखो यहां पर जितना भी जितने भी कॉपर +2 होंगे इस माइनस रॉड पर, क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो दो लोग हैं यहां पर, Cu पर +2 चार्ज है और SO4 पर -2 चार्ज है, तो एक पे +2 एक पे -2, तो कॉपर +2 जो होगा वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और यहां पर पहले से कॉपर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर ही कॉपर चिपक रहा है, मतलब कॉपर के अंदर ही कॉपर मिल रहा है, तो कॉपर +2 सारे यहां आएंगे इस जगह पर। ये कौन सी जगह है? यहां है, ये है कैथोड, तो इस कैथोड पर सारे कॉपर आएंगे और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे इस रॉड से, और खुद को क्या कन्वर्ट कर देंगे? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। और पहले से ये कॉपर की रॉड थी, तो वो कॉपर की रॉड भी वहीं बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें किसकी? अब हम बात करें इस कॉपर के रॉड की, तो इसमें भी जो कॉपर था, ध्यान से देखना, यानी कि एट एनोड, देखना कितने लोग ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। एक SO4-2 खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा और अपने आप को S2O8 2- में कन्वर्ट कर लेगा, S2O8 2- में, और इसका इनॉट रिडक्शन वैल्यूज हम लिख चुके हैं, -1.96 वोल्ट। याद आया? ये आपने S2O8 की अभी लिखी थी, तो एक SO4-2 हो गया, जो अपने आप को क्या करना चाहता है? ऑक्सीडाइज करना चाहता है एनोड पे आके। कहां पर? एनोड पे आकर। तो एक ये हो गया। दूसरा, CuSO4 अगर आपने एक्वस लिया होता, तो CuSO4 अगर आपने एक्वस लिया होता, तो पानी के अंदर कभी एनायन इसके पास आता। पानी के अंदर कौन होता है? OH-, वो भी इसके पास आता, इलेक्ट्रॉन को लूज करता, और इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता और बन जाता O2। दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। सो OH- आता, जो कि वाटर में से आता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता और खुद को O2 गैस में तब्दील कर देता। इसका पोटेंशियल भी आपको पता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है? 1.23 वोल्ट। तो E0 इसका 1.23, प्लस की माइनस, प्लस वाला वोल्टेज, मतलब ये E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो इनके ये पॉजिटिव है, 1.23 वोल्ट। तीसरा, यहां पर जो खुद कॉपर लगा है वो भी तो करता, तो तीसरा केस कौन सा होता? कॉपर जो यहां पर खुद है, तो थर्ड केस कॉपर का होता, जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cu+2 में कन्वर्ट करता। और इसका पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूं, इसका जो पोटेंशियल वैल्यू होती वो थी -0.34 वोल्ट, क्योंकि वैसे कॉपर लूज नहीं करता, कॉपर गेन करना चाहता है, तो उसकी जो पोटेंशियल होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो यहां पर अभी जो उसकी वोल्टेज वैल्यू आ रही है वो -0.34 वोल्ट आ रही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पोटेंशियल आ रही है -0.34 वोल्ट। अब खुद बताओ इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? सबसे कम क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि एनोड पे जो सबसे कम वैल्यू होगी इनॉट रिडक्शन की, वो जीतेगी रेस। एक है 1.96, एक है 1.23 और एक है -0.03, तो -0.03 रेस से जीत जाएगा। इसका मतलब ये कॉपर जो होगा, ये कॉपर अपने आप को यहीं पर बैठा बैठा ऑक्सीडाइज करेगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कॉपर यहीं बैठा बैठा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कॉपर यहीं बैठा बैठा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और खुद को Cu+2 में कन्वर्ट करता रहेगा। ये कॉपर यहीं से कोई नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये जो कॉपर पहले से इस रॉड पे बैठा हुआ है, यही कॉपर यहीं बैठा बैठा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, माइनस में, जबकि बाकी का +1.23 और +1.96 है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, माइनस में। तो रेस ये जीतेगा। रेस क्या जीतेगा? ये तो पहले से फिनिशिंग लाइन पे ही बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोड तक जो पहुंचेगा वो रेस जीता। ये तो खुद ही इलेक्ट्रोड है, ये तो बोलेगा मैं तो खुद ही फिनिशिंग लाइन पर हूं, तो रेस तो मैं ही जीतूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉपर यहीं बैठा बैठा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और होता भी यही है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। यहां आप लगाते हो क्या? इंप्योर कॉपर, जो खुद को धीरे 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 ऑक्सीडाइज करता रहता है। यहां आप लगाते हो क्या? प्योर कॉपर, जिस पर सारा कॉपर चिपकता रहता है, क्योंकि ये Cu+2 नीचे आएगा, नीचे से फिर ये यहां चला जाएगा। तो ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाती है और ये रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाती है। आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये 10th क्लास में आपने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नाम का टॉपिक पढ़ा था। तो ये मोटी रॉड धीरे धीरे पतली होगी, क्योंकि ये इंप्योर कॉपर है, और ये प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप होती है जो धीरे धीरे मोटी होती है, क्योंकि सारा Copper+2 यहां से निकलता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद ऊपर चला जाता है इस तरफ कैथोड पर, और ये एनोड धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो एनोड पे मौजूद कॉपर खुद में रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अगर ये इनर्ट होता तो फिर ये हिस्सा नहीं लेता। फिर पता है रेस कौन जीता? फिर O2 जीता, क्योंकि O2 का रिडक्शन पोटेंशियल सेकंड नंबर पे कम था, 1.23 था। ये तो कभी नहीं जीता, क्योंकि ये तो 1.96 बहुत ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर ये रॉड इनर्ट ले लेता ना मैं, तो फिर मैं ऑक्सीजन गैस बोल सकता था कि इस रॉड से निकलती। लेकिन ये कॉपर की रॉड है, तो कॉपर क्योंकि अपने आप का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम रखता है, नेगेटिव रखता है, इसीलिए यहां पर हम जो कहेंगे कि कॉपर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पे। तो समझ में आया बच्चों? यह असर होता है किसका? इलेक्ट्रोड्स के इनर्ट होने का या रिएक्टिव होने का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। कंसेप्ट समझ में आया? तो यह था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको हमने देखा, जो कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स के दम पर देखा, जो कि क्वालिटेटिवली बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको किस इलेक्ट्रोड पर मिलेगा, यानी कि किस इलेक्ट्रोलिसिस पर आपको कौन सा मेटल आपका डिपॉजिट होगा या कौन सा केमिकल डिपॉजिट होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि कितने वेट का वहां पर डिपॉजिट होगा, कितने वजन का कोई केमिकल किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस है, जिनको देखने के लिए आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, जहां प्रॉपर हर चैप्टर की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहीं से आपको लिंक भी मिल जाएगा उन लेक्चर से जुड़े हुए नोट्स को डाउनलोड करने का। Thank you for joining us. Stay connected with Magnet Brains. Keep learning with Magnet Brains. Thank you for joining us.